हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट। और उसमें आज रहने वाला है हमारा आखिरी लेक्चर, क्योंकि जो स्वास्थ्य भूगोल था, जो आपका टॉपिक था, जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक था, तो उसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और वो वैसे तो मेरे सिलेबस का नहीं था, बट सर ने बोला तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक भी करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें थी, तो सर ने बोला कि आप ही कराइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप लोगों के लिए बेहतर ही सोचा सर ने, और इसीलिए मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ। और आज उस टॉपिक में भी जो सबसे आखिरी है, एक इसमें बीच में आपका रोगों के बारे में भी टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जहाँ पे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोगों के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये टॉपिक मैं आपको अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके लिए, और उसको मैंने डिटेल में कई बीमारियों के साथ उसको बताया हुआ है, तो इसलिए उसको हमें फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका आपको पिछले जो लेक्चर्स है उसमें भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसका कोई मतलब नहीं है, उसमें टाइम भी खराब होगा आपका। तो इसलिए आप लोग, ये आज आपका लास्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर देखूंगा कुछ टॉपिक कुछ रह जाएगा तो उसको देखा जाएगा, नहीं तो मेरी तरफ से ये आखिरी चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप सभी ध्यान से पीडीएफ्स को पढ़िए और वीडियोस को देखिए, ताकि आपके लिए क्या क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं वो आपको पता चल सके, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा विज्ञान संक्रमण, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंगली अगर देखेंगे तो अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक आपको असल में कई डायमेंशन के साथ समझने में मदद करेगा कि आप हेल्थ को कैसे समझ सकते हो, ठीक है। और आप क्योंकि एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की, तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक। और याद रखिएगा कि ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बेसिकली ऐसा कोई किसी भी टॉपिक में बोला नहीं है, हालांकि सभी के सब इंपॉर्टेंट होते हैं। सिलेबस दे दिया है तो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट ये टॉपिक एक ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है कि आपसे एक या दो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब कंपल्सरीली ये है कि पूछ सकते हैं, इसलिए मुझे मैं आपको ये बात बोल, नहीं तो पूछने को तो वो पूरा ज्योग्राफी से पूछेंगे ही पूछेंगे चीज़ें, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये वाला टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं विज्ञान संक्रमण, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है इसको, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हमें देखना होगा विश्व तथा भारत में प्रमुख रोगों के वितरण का प्रतिरूप, ठीक है। रोगों का वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील, वहाँ का मौसम कैसा है और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से जनसांख्यिकी और महामारी विज्ञान संक्रमण कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली आपने जो देखा ना, ये यहाँ पे अगर इस चीज को आप समझे कैसे, विज्ञान संक्रमण यानी कि संक्रमण का विज्ञान, ठीक है। आखिर कोई बीमारी कैसे फैल रही है, वो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जा रही है, इसी को हम बोलते हैं विज्ञान संक्रमण, ठीक है। यही चीजें हमें समझनी है एक्चुअली इस पूरे पूरे टॉपिक में, तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि शब्दों में फंसने की जरूरत नहीं है। सब क्या कहना चाह रहा है, सब ये कहना चाह रहा है कि जो भी ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन है ना, बीमारियों का फैलना जो होता है ये कैसे होता है, वही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। ये कह रहा है कि रोगों का वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश विकसित है, इसका मतलब है वहाँ पे ज़्यादा साफ सफाई है, वहाँ पे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं दी गई हैं, तो इसलिए वो विकसित है। विकासशील है, इसका मतलब है कि अभी वो उस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, अलग तरह की देखने को मिलेंगी। जो विकसित है वहाँ पे कम देखने को मिलेंगी, अलग तरह की देखने को मिलेंगी। यही बातें यहाँ पे देखने को यही बातें यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो जो पूरे का पूरा जो आपका जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं आपके पॉपुलेशन पे और साथ साथ में उसका जो एक पूरा का पूरा जो कह सकते हैं संक्रमण का जो साइंस है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक। वैश्विक स्तर पर वितरण प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो उच्च आय वाले, ठीक है, विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोप, यहाँ गैर संचारी रोग मुख्य समस्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है ना वो समस्या है, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो विकसित हैं तो उनके यहाँ साफ सफाई अच्छी होगी, ठीक है। वहाँ पे इनिशियल स्टेज पे कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसका इलाज हो जाता होगा, तो इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शियस बीमारी आपको देखने को कम मिलेगी। आपको ज़्यादा बीमारी क्या देखने को मिलेगी, नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या हो गया, कैंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको वहाँ पे हार्ट की डिजीज देखने को मिल सकती है, वहाँ पे आपको डायबिटीज़, आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा देखने को मिल सकता है। हार्मोनल जो डिसबैलेंस की जो भी बीमारियां होती है वो आपको देखने को मिल सकती हैं।
तो इसलिए वहाँ पे एक अलग तरह की बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ देखने को कम मिलती हैं, ठीक है? ये जो आप कह रहे हैं ना ट्रांज़िशन, यानी कि ये जो आप बीमारियाँ संक्रमण का जो जो लेवल है और संक्रमण का जो तरीका है ना, वो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको पता है कि वहाँ पे क्योंकि वो विकसित है और क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, ऐसा वहाँ पे साफ-सफाई रखी गई है कि वहाँ पे संक्रमण होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? इसलिए संक्रमण होने वाली बीमारियाँ भी बहुत आसानी से देखने को नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, मोटापा, अल्जाइमर जैसी बीमारियाँ जो मुख्य रूप से ढलती उम्र और जीवन शैली से जुड़ी हैं, ठीक है? तो ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, आपके लाइफ़स्टाइल से जुड़ी बीमारियाँ हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहाँ पे? जो विकसित देश होंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको ये बातें याद रखनी है, जैसे आपका यूरोप है, अमेरिका, ऐसी चीज़ों को। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो निम्न एवं मध्य आय वाले विकासशील देश जैसे सब सहारा अफ्रीका या दक्षिण एशिया, जैसे हम लोग जहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ बीमारियों का दोहरा बोझ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोहरा बोझ क्यों बोल रहे हैं? दोहरा बोझ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शियस तो आएँगे ही आएँगे, नॉन इन्फेक्शियस भी आ गई हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको कैंसर भी देखने को मिल रहा है, मोटापा भी देखने को मिल रहा है, डायबिटीज़ भी देखने को मिल रही है, फिर इन्फेक्शियस वाले हैं ही हैं, फिर आपको टीबी, मलेरिया, डेंगू ये सब भी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों तरह की बीमारियों से परेशान हैं, ठीक है? यहाँ के लोग जो है दोनों तरह की बीमारियों से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ये विकासशील हैं। इनके पास इतने सोर्सेज़ नहीं हैं कि ये आपको इतने साफ-सफाई वाले एटमॉस्फियर को दे सकें, ठीक है? अभी ये इतना विकसित नहीं हो पाए हैं। इसके बाद इनके पास इतनी अच्छी ऐसी कोई लाइफ़स्टाइल भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये बीमारियाँ भी ना हों, ठीक है? तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। तो ये दोहरा जो आपका बीमारियों का जो बोझ है, वो हमें देखने को मिलता है या हम झेल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो संचारी संक्रामक रोग हैं, जैसे मलेरिया है, तपेदिक है, एचआईवी, एड्स, डायरिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को उष्णकटिबंधीय बीमारियों में डेंगू, कालाज़ार, फाइलेरिया, हाथी पाँव, ये सारी जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है? तो कुछ तो हमारे पास ऐसी बीमारियाँ हैं, जो हमें विकासशील देश के लिए इंडिकेशन देने को लिए मतलब दिखाती हैं कि ये जो भी देश हैं, यहाँ पे कैसे हैं, ये विकासशील देश है, ठीक है? भारत में रोगों का वितरण प्रतिरूप अगर देखें तो भारत में अगर देखें तो ये तो हमने विश्व में बात कर ली, कि विश्व में कैसे डिज़ीज़ का इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, कैसे वहाँ पे आपको संक्रमण देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत में अगर देखें तो भारत वर्तमान में दोहरे स्वास्थ्य संकट से गुज़र रहा है, ठीक है? तो भारत तो है ही है, भारत अगर एशिया में आ रहा है तो वहाँ पे दोहरे स्वास्थ्य संकट से जूझेगा ही। एक तरफ पुरानी संक्रामक बीमारियाँ पूरी तरह खत्म हो नहीं हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो अभी हम यहाँ पे इन्फेक्शियस डिज़ीज़ से ही जूझ रहे थे, अब हम यहाँ पे आपको जो नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, जैसे कैंसर भी आप देखिए लगभग इंडिया में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है? बहुत से लोग कैंसर पेशेंट आपको मिल जाएँगे। कैंसर हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डायबिटीज़, इसके अलावा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियाँ जो भी हैं, ठीक है? अल्ज़ाइमर हो गया या फिर आपको अलग-अलग तरह की बीमारियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक? संचारी एवं कीट जनित रोग टीबी है यहाँ पे। टीबी की बात करेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम बोलते हैं, दुनिया के कुल टीबी मरीजों का लगभग 26% भारत में है। यह सघन आबादी वाले शहरी इलाकों, झुग्गी-झोपड़ियों और कुपोषण प्रभावित राज्यों जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है टीबी के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था। ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या है क्योंकि साफ-सफाइयाँ करना मुश्किल हो जाता है। अब जो जो बहुत संकीर्ण वाले एरिया हैं जहाँ पे लोग पास-पास में रह रहे हैं, ठीक है? झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो वहाँ पे संक्रमण के खतरे ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं, हमेशा होते हैं। तो वहाँ इसलिए भारत में अब ऐसे ज़्यादातर एरिया जैसे यूपी, बिहार ये सब एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी पास-पास में रहते हैं, घर एकदम पास-पास में होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 26% जो भारत में लोग हैं, वो लगभग टीबी से ही परेशान हैं आज के टाइम में, ठीक है? जबकि टीबी अब हमें पता है कि वो इलाज उसका बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन फिर भी संक्रमण तो है ही है, ठीक है? कीट जनित बीमारियाँ, अब वो तो था ही ठीक है, ये भी है मलेरिया, कालाज़ार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर के जंगलों में आदिवासी क्षेत्रों में अधिक है। अब ये बीमारियाँ मलेरिया, कालाज़ार क्या हैं, ये सारे की सारी लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा-सा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है? टेम्परेचर भी लगभग-लगभग ठीक-ठाक होता है, तो इसलिए यहाँ पे मलेरिया, कालाज़ार जैसे जो कीट जनित यानी कीट मतलब जो कीड़ों से जनित होते हैं, ठीक है? जैसे मच्छर है, आपके किससे हो रहा है मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है, काला ज़ार आपका किससे होता है? फ्लाई से होता है, मक्खियों से होता है। तो ऐसी बीमारियाँ जो
कीड़े-मकोड़े फैला रहे हैं, उनको हम लोग कीट जनित बीमारियाँ बोलते हैं। तो उसमें आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर के जंगलों में आपको ये बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसका डेंगू, चिकनगुनिया मानसून के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में, इलाकों में भारी वृद्धि होती है। अब मानसून के बाद होता क्या है, पानी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? पानी का आपने देखा होगा कि स्टोरेज हो जाता है जगह-जगह पे, जो गड्ढे रहते होंगे वहाँ पे पानी भर जाते हैं, और पानी जब भर जाता है, तो वो पानी रुका होता है, और रुके हुए पानी में ईज़िली क्या होते हैं वहाँ पे मच्छरों के जो कह सकते हैं कि सिस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर वहाँ पे जो कह सकते हैं ना इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के बाद, बारिश के बाद का जो मौसम होता है, उसमें ये बीमारियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। डेंगू या चिकनगुनिया देखने को मिलती है, ठीक है? अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो अब आप देखेंगे कि इस समय घर-घर में सबको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? क्यों हो जाता है? क्योंकि इस समय कि जो हम कह सकते हैं जो माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी होती है ना, वो काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मॉइस्चर, उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है? और इन्फेक्शन काफ़ी ईज़िली हो जाता है। जल जनित बीमारियाँ ही हैं, जैसे हैज़ा है, टाइफाइड है, डायरिया है, ये सब बाढ़ प्रभावित और खराब स्वच्छता वाले क्षेत्रों, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में आम है। तो ऑब्वियस बात है, आपने देखा अभी अ, असम में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, ठीक है? उसके बाद आप उत्तर भारत में भी देखेंगे तो आप जो यूपी का एरिया है, बिहार के एरिया में, यहाँ पे भी आपको बाढ़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो बाढ़-वाढ़ के एरिया में ज़्यादातर क्या होगा, जो जल में जितने भी आपके छोटे-छोटे माइक्रोब्स हैं, वो क्या करेंगे, वो फैल जाएँगे और अलग-अलग जगह पे जाके क्या करेंगे, बीमारी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आपको ना पता हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें आपने शायद मुझे लगता है कि 9th-10th के ईवीएस की बुक्स में भी पढ़ी होंगी। ये सारी चीज़ें आपने 11th-12th की ईवीएस की बुक्स में पढ़ी होगी, या उससे पहले की जो छोटी-मोटी बुक्स होंगी उनमें भी पढ़ी होगी। बहुत लॉजिक सी बातें चल रही है यहाँ पे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको टफ पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है? बट यहाँ पे बस आपको एक बात को ध्यान रखना है, आपको केवल और केवल क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकता है। उस चीज़ को अगर आप समझ जाएँगे तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ईज़ी रहने वाला है, ठीक? चलिए, गैर संचारी रोग है। अब ये जो गैर संचारी रोग है, इसमें आपने देखा होगा भारत में होने वाली कुल मौतों में लगभग 60% से अधिक मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती है। अब गैर संचारी रोग मतलब वो बीमारियाँ जो इन्फेक्शियस नहीं है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट की डिज़ीज़ हो गई, ठीक है? या फिर आपके मस्तिष्क से रिलेटेड जो डिज़ीज़ हो गई। अब ये तो इन्फेक्शन से होते नहीं है, इन्हीं को हम बोलते हैं गैर संचारी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि लगभग 60% से ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं बीमारियों से, उनमें से 60% हिस्सा तो केवल गैर संचारी का, मतलब इन्फेक्शन से तो 40% ही हो रही होंगी, ठीक है? अब इन्फेक्शन से 40% इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन्फेक्शन से इलाज काफ़ी आसान है। लेकिन इन्फेक्शन के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, अलग-अलग तरह की बीमारियों के लिए, तो हम आसानी से क्या तैयारी उनका क्या करते हैं, इलाज कर लेते हैं। लेकिन ये जो गैर डिज़ीज़ वालों में आते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ तो आपने देखा होगा कैंसर। कैंसर क्या लाइलाज है, इसका इलाज नहीं कर सकते। इलाज अगर कैंसर अगर एक स्टेज तक पहुँच गया तो उसके बाद तो इंसान को मरना ही है। इसके बाद हार्ट की बीमारियाँ, हार्ट में आप देखा होगा हार्ट अटैक आता है लोगों को, बहुत कम लोग होते हैं जो हार्ट अटैक के बाद बच पाते हैं, ठीक है? अगर सही समय पे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो अलग बात है, वो बच सकते हैं, अदरवाइज़ बचना मुश्किल है उनके लिए, ठीक है? तो ये जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो ये गैर संचारी बीमारियाँ हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है कंपेयर टू संचारी बीमारियों के। हालाँकि संचारी बीमारियाँ होती तेज़ी से हैं, लेकिन उनका इलाज कर सकते हैं क्योंकि उनमें जो माइक्रोब्स होते हैं, उनके बारे में हमें पता होता है, ठीक है? लेकिन ये बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका अभी तक इलाज हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, डायबिटीज़ हो गई, अब सोचिए डायबिटीज़ एक बार किसी को हो जाती है तो वो जीवन भर फिर क्या करता है, दवाइयों पे ही जीता है। तो उसके लिए तो एक पूरे लाइफ़ टाइम एक कहीं न कहीं एक उस बर्डन आ गया है उसको उस बीमारी से झेलने के लिए, ठीक है? उसका पूरा लाइफ़स्टाइल बदल जाता है। हालाँकि बीमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से हुई है, लेकिन लाइफ़स्टाइल भी उसकी पूरी चेंज हो जाती है। रोज़ दवाई खानी होती है, ठीक है? क्या नहीं खाना है, ये भी ध्यान देना होता है। तो पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम उसका चेंज हो जाता है। लाइफ़ का पूरा स्टाइल ही पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है? साथ में अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है? अगर आपको ये पता चल रहा है कि आपके बॉडी में कहीं पे ब्लॉकेज है, या कहीं पे आपका ब्लड का प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है रेगुलरली, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आपको हमेशा फिर दवाइयों पे रहना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हम भारत में जो बीमारियों का जो एक संचार है ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप ये बातों को ध्यान रखा कीजिए। आप पढ़ क्या रहे हैं, उस चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मैं ये पीडीएफ बनाता हूँ, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि आपको पीडीएफ में बहुत सी कहानियों से बचा के रखूँ। वो कहानियाँ मैं बताऊँगा, ठीक है? वो कहानियों को बताने के बाद आपको केवल वो चीज़ें
पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पॉइंट पॉइंट चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब भी आप पीडीएफ देखिए तो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कहानी बताऊँगा और बाकी काम की चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है? श्वसन संबंधित बीमारियों की अगर बात करें, तो जैसे अस्थमा यहाँ पे दे रहा है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, दिल्ली एनसीआर, यूपी पंजाब में वायु प्रदूषण, पराली, वाहनों का धुआं और ग्रामीण इलाकों में बायोमास, चूल्हे के धुएँ। तो अब ये भी एक समस्या है, ठीक है? दिल्ली एनसीआर हो गया, या फिर आपने देखा होगा कि जो भी शहर वाले शहरी इलाके ज़्यादा हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, वहाँ पे भी गाड़ी मोटर के धुएँ होंगे, ठीक है? दिल्ली वाले इलाके में कुछ ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वो एक तो चारों तरफ से देखा जाए तो इंडस्ट्री से भी घिरी हुई है, ठीक है? अलग-अलग एरिया में अगर आप जाएँगे तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उसके बाद पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे मोटर वाहन जो गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे लोगों का बचना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? वहाँ की जो एयर है उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ के लोगों को अलग तरह की रिस्पायरेटरी डिज़ीज़ सबको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? अस्थमा तो बहुत नॉ कॉमन सी चीज़ हो जाती है, अलग-अलग तरह की बीमारियाँ आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसलिए इस चीज़ों का आप समझना होगा कि आपको इंडिया के प्रोस्पेक्ट से जो बीमारियाँ हैं वो कहाँ फैल रही हैं, क्यों फैल रही हैं, उसका रीज़न क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये जो विज्ञान संक्रमण है ना, ये असल में विज्ञान संक्रमण का मतलब है संक्रमण में क्या साइंस लग रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है? संक्रमण का जो विज्ञान है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरह की बीमारियाँ इसलिए फैल रही हैं क्योंकि वहाँ के अलग-अलग कंडीशंस हैं। वहाँ पे अलग-अलग तरह से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। भारत की स्वास्थ्य देखभाल नियोजन और नीतियाँ। भारत में आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए समय-समय पर योजनाएँ और नीतियाँ बनाई गई हैं। तो ये बात आपको पता है। टाइम टू टाइम हमने क्या किया, अलग-अलग पॉलिसीज़ लेकर आए हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है? ऐतिहासिक नीतियाँ में मील के पत्थर। भोर समिति, ठीक है? सबसे पहले हमने एक भोर समिति बनाई 1946 के आसपास, ठीक है? इसने भारत की 3 स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की नींव रखी और कहा कि इलाज पाना हर नागरिक का आधिकारिक अधिकार है, चाहे उसकी जेब में पैसे हों या ना हों, ठीक है? इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में सरकारी अस्पताल होते हैं, ठीक है? प्राइमरी स्तर पे भी होते हैं, सेकेंडरी स्टेज पे भी देखने को मिलेंगे और आपको फिर टर्शियरी स्टेज पे भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है ना, वो हमारे लिए हमारा फंडामेंटल राइट, ठीक है? अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ते भी होंगे और तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है पढ़ते होंगे, तो आपने पढ़ा होगा उसमें आपके डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? इसमें असल में यही तो सारी बातें कही गई हैं कि एक जो जो वेलफेयर स्टेट की ही तो बात की जाती है, ठीक है? जो वेलफेयर स्टेट है, इसकी ही बात की जाती है। और इसमें आपने देखा होगा कि कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है? तो उस आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि जो आर्टिकल 47 है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे उतना याद नहीं, लेकिन शायद आर्टिकल 47 है, जिसमें बोला जाता है जन स्वास्थ्य के बारे में, जन स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकारें क्या करती हैं, वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, वो योजनाएँ बनाती हैं, मानव के हेल्थ से रिलेटेड, मानव के स्वास्थ्य से जुड़े हुए, ठीक है? इसी पे वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भोर समिति तो 1946 का मतलब हो गया कि भाई अभी तो हम आज़ाद भी नहीं हुए थे ढंग से, ठीक है? तो अगर देखेंगे तो लेकिन क्योंकि उस टाइम तक हमारी एक इंटरनल गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो हमने एक समिति बनाई ताकि हमें पता था कि हमें आगे लोगों के स्वास्थ्य पे काम करना है, क्योंकि अब हम अंग्रेज़ तो थे नहीं, हमने जो उस समय जो इंटरनल गवर्नमेंट बनी उस टाइम पे पूरे गवर्नमेंट में सब इंडियंस थे, ठीक है? और उनका मेन काम पहले यही था कि आज़ादी के बाद से लोगों का स्वास्थ्य कैसे देखना है, इसलिए उन्होंने एक कमिटी बनाई जिसका नाम है भोर समिति या भोर कमिटी। और उन्होंने ये बात बोली कि जो इंडिया में जो स्वास्थ्य सिस्टम होगा, वो हेल्थ सिस्टम होगा, वो असल में 3 स्टेजेज़ में होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है? और ये सबका सब अधिकार लोगों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा होगा केवल वही इलाज कराएगा। पैसा जिसके पास नहीं होगा वो भी जाके इलाज कराएगा। उसके लिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखते हैं, ठीक है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहाँ जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका फ्री में इलाज होगा। फीस का मतलब है कि ना माइन्यूट सा कुछ 1 या 2 रुपए जो भी वो चार्ज लेते हैं वो लेते हैं, लेकिन और डॉक्टर्स आपको अच्छे से अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वहाँ के डॉक्टर्स खराब होते हैं। बस वहाँ पे सुविधाएँ थोड़ी-सी मेंटेन मेंटेन कर नहीं लोग करते हैं, मतलब गवर्नमेंट नहीं कर पाती है।
ड्यू टू शायद भीड़ ज़्यादा हो जाती है इस वजह से, या फिर जो भी आप कह सकते हो करप्शन की वजह से। लेकिन डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छा खासा पढ़े लिखे हुए डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि डोनेशन से जा रहे हैं या फिर नहीं, वो बिल्कुल बाकायदा कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करके जाते हैं और अच्छी खासी उनकी नॉलेज होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई, ठीक है? 1983 एवं 2002 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जो आपके हैं का विस्तार और चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। अब जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई, तो सबसे पहले आपने देखा होगा बहुत पहले ना चेचक बहुत ज़्यादा फैला करता था। चेचक जैसी बीमारियाँ सोसाइटी में बहुत कॉमन थी, ठीक है? जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि लगभग हर मैं सुनता था तो हर लगभग दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी को चेचक हो जाया करता था, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शियस बीमारी कुछ ज़्यादा ही सोसाइटी में थी। लेकिन उसीलिए 1983 के आस-पास जब आपने देखा कि ये आपका जो नेशनल है आपका हेल्थ पॉलिसी आया और फिर इसका 2002 में आया, तो यहाँ पे इन दोनों बीमारियों पे ज़्यादा काम किया गया। किस पे? चेचक पे और पोलियो पे। पोलियो के लिए आपको पता है कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाया जाने लगा। घर-घर जाके आंगनबाड़ी की जो आशा कार्यकर्ताएँ होती हैं, वो जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाया करती थीं, ठीक है? ताकि ऐसा ना लगे पेरेंट्स को कि हाँ, हमें बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा पोलियो ड्रॉप पिलाने। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसा है आप घर-घर जाके पिलाओ, कि ताकि कोई भी बच्चा छूट ना जाए और किसी को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ठीक है? बच्चा अगर घर पे है तो वो पोलियो ड्रॉप पिएगा। तो 5 साल तक के बच्चे को सबको जो भी जब भी ऐसा होता था पोलियो अभियान चलाया जाता था तो आंगनबाड़ी जो आशा कार्यकर्ताएँ होती थी वो जाती थी बच्चों को पोलियो आज भी होता है, आज भी बच्चों को जाती हैं पोलियो पिलाती हैं, ऐसा नहीं है। पर धीरे-धीरे इसीलिए इन बीमारियों पे हमने धीरे-धीरे कंट्रोल पाया, ठीक है? और अब पोलियो हमारे देश में एक हद तक देखेंगे तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और चेचक भी लगभग हमारे देश में खत्म हो चुका है, ठीक है? तो ये सारी इन नीतियों के ही परिणाम हैं, जो हमें आज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है, आपका जो है 2017 भी आती है। अब क्योंकि चेंजेज़ हेल्थ आपका जो बीमारियों में चेंज आया, तो हमारी पॉलिसी में भी धीरे-धीरे चेंज आएगी, ठीक है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करना, बीमारियों की रोकथाम और सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना। अब क्योंकि धीरे-धीरे बीमारियाँ बदलीं, तो और उसके बाद फिर हमें एक तरह का अलग तरह की पॉलिसी चाहिए थी। ये टाइम टू टाइम हमेशा चेंज होती रहेगी। ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये हमेशा चेंज होती रहेंगी क्योंकि एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होगा, बीमारियाँ अलग तरह से देखने को मिलती हैं, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें बार-बार चेंज होती हुई दिखेंगी, ठीक है? वही सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में आपको देखना है। वर्तमान प्रमुख योजनाएँ और नीतियाँ क्या हैं? तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। पर क्योंकि घूम फिर के वही बातें आ रही हैं। असल में वो सिलेबस उसने अलग से एक हेल्थ का दिया था और उसने फिर ज्योग्राफी में भी हेल्थ डालने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि वो ऐसा सोच चल रहा है कि हम तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारी बात पे हेल्थ को लेकर आएँगे, ठीक है? तो इसीलिए उसने हर हर एक सिलेबस में कहीं न कहीं हेल्थ को छूने की कोशिश की, उसी डायमेंशन को पकड़ने की कोशिश की और उसने हेल्थ को ज्योग्राफी से जोड़कर वही सारे टॉपिक्स दे दिए हैं, जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो इसमें कुछ नया नहीं है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ऐसा ऐसा मत सोचा कीजिए कि क्या कहते हैं आपको ज्योग्राफी में ये अलग टॉपिक आ गया कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो अब वही पॉलिसीज़ हमें यहाँ पे फिर से पढ़नी पड़ रही हैं, ठीक है? आयुष्मान भारत योजना 2018 आपको पता है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में भी बात की। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसके 2 मुख्य स्तंभ हैं, ठीक है? पहला क्या है आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आरोग्य मंदिर में देश भर के उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बदलकर आरोग्य मंदिर बनाया जा रहा है, जहाँ मुफ्त दवाएँ, जाँच और डायबिटीज़, कैंसर की सुविधा शुरुआती पहचान की जाती है, ठीक है? तो ये मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं। अब ये क्या है बहुत नॉर्मल सी बात लिखी हुई है यहाँ पे, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके बाद जो जन आरोग्य योजना है, इसके करीब गरीब और वंचित परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज दिया जाता है। ये है काम की चीज़, ठीक है? है तो काम की चीज़ वो भी दूसरी वाली भी पहली वाली भी ऐसा नहीं है कि आरोग्य मंदिर काम की नहीं है। लेकिन क्या है ना कि कभी-कभी इमरजेंसी वाली जब सिचुएशन होती है ना, जहाँ पे लाखों के खर्चे होते हैं, जहाँ पे लाखों का बिल आता है हॉस्पिटल का, वहाँ पे समस्या आती है। एक गरीब इंसान के लिए वो 100-200 रुपए की इलाज की प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं न कहीं से कर लेगा। आज 2 रोटी कम खाएगा, 100 रुपए खर्चा कर देगा दवा पे। लेकिन अगर उसके पास अचानक से लाखों का बर्डन आ जाए, तो वो नहीं कर पाएगा, फिर तो मरना तय है, ठीक है? उसके लिए फिर इलाज कराना मुश्किल है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो ये काम का योजना ले आए हैं, ये असल में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा काम की है कि यहाँ पे अगर किसी को बड़ी बीमारी होती है, किसी तरह का बड़ा इश्यू होता है, अचानक से लाखों का कोई बिल आ जाता है हॉस्पिटल का, तो वो आसानी से वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसलिए ये योजनाएँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं और कुछ हद तक काफ़ी अच्छी योजनाओं में से एक है ये, ठीक है?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ये भी था, ये भी हम लोगों ने डिटेल में कर रखा है, ठीक है। एनआरएचएम, ठीक है, जो आपका है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है आपका, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दोनों को हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है, 2013 के आसपास, और इनको हमने मिला के एक नेशनल हेल्थ मिशन ले आए। आपको पता है इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम के माध्यम से गांव-गांव तक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण पेशा पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है कि हम कैसे पहुंच बना रहे हैं अपना गांवों तक, हम कैसे पहुंच बना रहे हैं अपना शहर के उन छोटे-छोटे इलाकों तक, जहाँ तक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। उसके लिए हमने आशा कार्यकर्ताओं को बोल दिया है कि जाइए आप घर-घर जाके लोग बच्चों के और उनकी जो माताएँ हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप जाकर उनको बताइए क्योंकि कभी-कभी हेल्थ नॉलेज की वजह से भी खराब हो सकती है। अगर आपको अपने हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप कहीं न कहीं वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए उनको हमने इसीलिए काम पे रखा है, ताकि वो जाके घर-घर बच्चों को, उनकी माताओं के स्वास्थ्य के बारे में भी बताएँगे, और अगर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उससे संबंधित जो जो भी एडवाइस होगी वो उनको देंगे, कि या इलाज की ज़रूरत है तो वो भी कहीं न कहीं वो एक संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसके बाद प्रधानमंत्री जो आपका जो अभीम अ, आयुष्मान भारत योजना है, भविष्य की महामारी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और लैब नेटवर्क तैयार करना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन भी है। अच्छा, ये यहाँ पे तो इंग्लिश वाली बात हो गई। हाँ, तीसरा है यहाँ पे हमारे पास ये है प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अब उसके अलावा रोगों को रोकने के भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है? भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य, इसके तहत मरीजों को पोषण के लिए निश्चय पोषण योजना के ज़रिए हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, ठीक है? तो अब टीबी भी हमें पता है कि अभी आपने देखा कि टीबी हमारे देश में लगभग 26% मरीज़ क्या है परसेंट लोग हमारे टीबी से परेशान हैं, ठीक है? अब इस क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर है, तो इसलिए इसके रोकथाम के लिए भी कुछ योजनाएँ लाई जाएँगी। वही योजना यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे वो बेसिकली इस बीमारी से ठीक कैसे हो सकते हैं, इस बीमारी के इलाज कैसे कर सकते हैं, इस बीमारी को रोका कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस योजना के अंतर्गत करते हैं, ठीक? इसके बाद हमारे पास राष्ट्रीय एनसीडी कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों की बीपी, शुगर और कैंसर की मुफ्त जाँच करना हो, ठीक है? तो इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर की है, तो आप जाइए, फ्री में आपका शुगर टेस्ट होगा, बीपी टेस्ट होगा और कैंसर की जाँच हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो सरकार के द्वारा हमारे लिए चलाई जा रही है, लोगों के लिए चलाई जा रही है, और जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्रमुख रोगों के वितरण के व्यावहारिक उदाहरण की अगर हम बात करें, तो अब उसमें एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, तो रोगों का वितरण समझने के लिए हमें भारत के भूगोल, जलवायु, खान-पान और सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंतर को समझना होगा, ठीक है? कीट जनित रोग की बात करें तो वही है, ये बीमारियाँ मौसम, जल जमाव, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, स्थिति क्या है, उड़ीसा की कुल आबादी देश की आबादी का सिर्फ 3 से 4% है, लेकिन इतिहास में देश के 15 से 20% मलेरिया के मामले अकेले उड़ीसा में आते हैं, विशेषकर मलकानगिरी और रायगढ़ जैसे पहाड़ी आदिवासी जिलों में आते हैं, ठीक है। अब ये भी एक अलग तरह की विडंबना है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मलेरिया के सबसे ज़्यादा केस हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। अब वो उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग मच्छरों को पकड़ के वो कह रहे हैं कि आओ मुझे काट लो, ऐसा नहीं है। वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि मच्छर ज़्यादा होते हैं, और जब मच्छर ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर बात है कि फिर मलेरिया होगा ही होगा, ठीक है। कारण है, देखो ना, घने जंगल, मैंने बोला ना, अब वहाँ की ज्योग्राफी क्या कहती है, उड़ीसा में जंगल हैं घने, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें रहने के लिए अगर आप देखेंगे तो यूपी वाला एरिया, बिहार वाला एरिया कुछ ज़्यादा ही और आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जंगल थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों के रहने की कंडीशन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन वहीं एमपी, उड़ीसा, झारखंड में आप चले जाएँगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जंगल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहने लायक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, हर जगह पे नहीं रह सकते लोग, ठीक है? तो यही सब कारण हो जाते हैं वहाँ पे। अब घने जंगल हैं, सालों भर बहने वाले प्राकृतिक झरने हैं, ठीक है? मच्छरदानी की कमी, अब ये तो कमी तो चलो अलग चीज़ है। रुक-रुक कर होने वाली बारिश है, मच्छरों के पनपने के लिए आदर्श माहौल बनाती है, ठीक है? वहाँ पे बारिश रुक-रुक कर होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बारिश अ, एक मानसून के हिसाब से होती है, वहाँ पे बारिश कभी न कभी बीच-बीच में होती रहती है, साल भर, इसलिए वहाँ पे पानी कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, मच्छरों के पनपने के लिए एक एटमॉस्फेयर बनता है, और वहाँ पे मच्छर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो उड़ीसा इस वजह से अपने जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से देखने को मिलता है यहाँ पे। दूसरा उदाहरण लेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश में काला आज़ार और जापानी एन्सेफेलाइटिस
स्थिति क्या है, बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर और यूपी के गोरखपुर बस्ती मंडलों में यह बीमारी दशकों के बच्चों के लिए घातक रही है। ठीक है, अब ये बीमारी ये बात सच है कि यूपी के जो पूर्वांचल वाला एरिया है और साथ में आपके बिहार का जो एरिया है वहाँ पे ये बीमारियाँ आपको ज़्यादा खासतौर पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये जापानीज एंसेफ्लाइटिस जो है और आपका कालाजार, ये सब कारण क्या है, नमी वाला मौसम है यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा बारिश हमारी इधर ही से बे ऑफ बंगाल की तरफ से होती है, तो इसलिए यहाँ पे नमी का एक माहौल ज़्यादा ही रहता है। कच्ची मिट्टी के मकान यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा विकसित है नहीं यहाँ पे, तो मकान यहाँ पे कच्चे देख, हालांकि ये सारी रिपोर्ट थोड़ी सी बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि अब तो कच्चे मकान लगभग खत्म ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी हैं, ऐसा नहीं है। गांव एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है, एक तरह की मक्खी होती है। ठीक है, यानी बालू मक्खी पनपती है धान के खेतों में, पानी रुकना, आप धान के खेतों में पानी रुकना, तो इस सब चीज़ों से ये मक्खी यहाँ पे डेवलप होती है, और ये मक्खी क्या करती है, ये काला आजार के जो सिस्ट होते हैं उनको ही कैरी करती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फिर जब मनुष्यों के पास जाती है, मनुष्यों के खानों पे बैठती है, उनके बॉडी पे बैठती है, तो कहीं ना कहीं वो उनको वहाँ पे इन्फेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना होता है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास दिल्ली एनसीआर में डेंगू शहरी कीट जनित रोग है। हर साल सितंबर नवंबर में दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की बाढ़ आ जाती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है, कारण क्यों हो रहा है, अभी हम लोगों ने ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली। या एडीज मच्छर से फैलता है, जो साफ ठहरे पानी वे पानी कूलर छतों पर रखे टायर गमलों में पनपता है, या शहरीकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब शहरों में क्या होता है, शहरों में कोई झील तो है नहीं, कोई तालाब तो है नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो पानी कहाँ इकट्ठा होगा, तो पानी इकट्ठा होगा कूलर में। हम क्या करते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में हम कूलर निकालते हैं, कूलर में पानी भरते हैं। ठीक है, अब गर्मियों के जज्बात बाद आता है बरसात, तो बरसात में भी हम क्या करते हैं, कूलर को कहीं ना कहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बरसात रोज तो होगी नहीं, कभी ना कभी बीच में गर्मियाँ भी आएंगी, तो हम जिस दिन गर्मी पड़ेगी उस दिन कूलर को ऑन करेंगे, तो कूलर में पानी होना चाहिए, तो पानी उसमें स्टोर में पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद छतों पर भी हमने जो गमले रखे हैं, या फिर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो छतों पर गमलों में पानी, या फिर आपने कोई भी ऐसे छतों पे हम क्या करते हैं, छतों को हमने अपना स्टोरेज रूम बनाया होता है, तो छतों पे जितने कबाड़ की चीज़ें होती हैं हम फेंक कर आते हैं, उनमें क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर जब वो बारिश के बाद हम ध्यान नहीं देते हैं, हफ्तों 10 दिन वो पानी वहाँ पे इकट्ठा पड़े रहते हैं, और उनमें धीरे धीरे क्या होते हैं, इनके स्पोर्स और इनके जो मच्छरों के स्पोर्स और इनके लार्वा बेसिकली पैदा हो जाते हैं, और फिर वही लार्वा मच्छर, किसी मच्छर के थ्रू क्या होता है, मच्छर भी कौन सा, एडीज यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है आपको कि डेंगू के लिए हम एडीज मच्छर यहाँ पे कैरियर के काम करता है। ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये एडीज मच्छर में पहली बार बता रहा हूँ, हम लोग जब मलेरिया पढ़ा था, जब हमने डेंगू पढ़ा था, तो हमने ये सारी चीज़ें बता दी थी आपको। संक्रामक व जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, मुंबई में धारावी और टीबी। ठीक है, धारावी जैसी घनी आबादी वाली झुग्गियों में टीबी का प्रसार सबसे अधिक है, यहाँ तक कि एमडीआर टीबी, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मामले में भी यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी ये एक थोड़ी सी नई बात है यहाँ पे, ये आपको पता है कि टीबी तो हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एमडीआर जो टीबी के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, एमडीटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एमडीटी। अब ये जो एमडीटी है इससे हम टीबी का इलाज करते हैं, लेकिन धारावी जैसा जो इलाका है वहाँ पे हमने ये देखा है कि वहाँ पे ये संक्रमण इतना ज़्यादा है कि यहाँ के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उन पेशेंट के अंदर इस ये दवा से भी रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप इस दवा को भी खा लेंगे ना, उसके बाद भी वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग तरह की वहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। वो केवल केवल कारण यही है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फेक्शन टीबी का है, या फिर कह लीजिए कि वहाँ के ऐसे बैक्टीरिया का है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन, तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। तो ऐसे केसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक छोटे से कमरे में 6 से 8 लोग का रहना, धूप और ताज़ी पानी, हवा की कमी और कुपोषण, हवा से फैलने वाला टीबी बैक्टीरिया ऐसे माहौल में तेज़ी से फैलता है। ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात आपको भी पता है कि ऐसी जगहों पे संक्रमण आसानी से बहुत तेज़ी से होगा ही होगा। ठीक? उदाहरण दूसरा है केरल बनाम बिहार, जीवन शैली का अंतर। अब केरल और बिहार में जीवन शैली का अंतर होता है। केरल का पैटर्न क्या है, केरल में संक्रामक बीमारियां ना के बराबर हैं, लेकिन वहाँ की 20 से 25% ज़्यादा आबादी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और से पीड़ित है। इसे इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं। अब ये भी एक थोड़ी सी नई बात है। ठीक है,
केरल जो है, केरल का लाइफ़स्टाइल क्या है, वहाँ पे क्या है, एक तो वहाँ पे केरल क्या है, हमारे अगर हम पूरे इंडिया में देखेंगे तो केरल सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, ठीक है? सबसे ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि विकसित राज्यों में से आता है। अब वहाँ पे इसीलिए वहाँ पे आपको इन्फेक्शियस जो डिज़ीज़ होती हैं, वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है? उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको डायबिटीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों का लाइफ़स्टाइल है ना, वो एक अलग तरह का है। अब वो लाइफ़स्टाइल की चेंज होने की वजह से वहाँ पे डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और इसीलिए हम उसको इंडियाज़ डायबिटीज़ कैपिटल भी बोल रहे होते हैं, ठीक है? कारण क्या है? उच्च साक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से संक्रामक रोग तो खत्म हो गए, लेकिन अधिक प्रति व्यक्ति आय, प्रसंस्कृत भोजन और शारीरिक गतिविधि में कमी से वहाँ पे ये बीमारियाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बोला ऑलरेडी, ठीक है? कि वहाँ पे क्या है, अच्छा उनका इनकम अच्छी खासी है, लोगों की आय बहुत अच्छी है। इसके बाद वहाँ पे प्रोसेस्ड फूड का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है? और उनकी जो दिनचर्या है, वो भी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से उनमें मोटापा और साथ-साथ में ये डायबिटीज़ वाली बीमारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है? लेकिन बिहार में सब उल्टा है। बिहार में क्या है, बिहार में आज भी मृत्यु का बड़ा कारण संक्रामक रोग, कुपोषण, एनीमिया है, ठीक है? तो बिहार के लोगों का अलग ही अभी है, फिलहाल उनका वैसा ही चल रहा है अभी कि यहाँ पे इन्फेक्शियस बीमारियाँ ही सबसे ज़्यादा हैं, ठीक? क्योंकि यहाँ पे हाइजीन का कोई भी ध्यान नहीं है, ठीक है? साफ-सफाई का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को तो ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है और ये जो अंतर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 राज्यों के बीच में, ठीक? तीसरा हमारे पास आता है पर्यावरण जनित रोग। तो एनवायरनमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है, अभी इससे पहले भी हमने बात की। इंडो-गंगा मैदानी क्षेत्र और श्वसन रोग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार के शहरों में सर्दियों के दौरान एक्यूआई 400-500 पार कर जाता है, ठीक है? परिणाम गैर धूम्रपान करने वाले लोगों में भी सीओपीडी, ठीक है, कॉमनी ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है और फेफड़ों का कैंसर देखा जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में मिट्टी के चूल्हे यानी बायोमास के धुएं में फेफड़ों की गंभीर बीमारियां होती हैं, ठीक है? तो वही घूम फिर के बातें वही आ रही है कि यहाँ पे भी अगर हमने देखा तो पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी और बिहार के जो एरिया है यहाँ पे वो लोग भी फेफड़ों की कैंसर के शिकार हो जा रहे हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं या किसी तरह का कोई धूम्रपान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो धूम्रपान हम सिगरेट से लेते हैं, वही धूम्रपान हम एयर से ले पा रहे हैं, ठीक है? एयर में ही इतने ज़्यादा पार्टिकल्स फैले हुए हैं जिनसे हमें यहाँ पे संक्रमण या फिर कह लीजिए कि एक तरह की बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है? तो एयर भी साफ नहीं है यहाँ पे, ये सारे एरिया जो हैं यहाँ पे। दूसरा है भारत की स्वास्थ्य नीतियों के व्यावहारिक उदाहरण नीतियों को कागज़ों से ज़मीन पर कैसे उतारा जा रहा है, इस इन ठोस उदाहरणों से समझिए। अब वही सारी चीज़ें यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है? केवल पैसे देने की योजना नहीं है बल्कि यह 2 स्तरीय सुरक्षा कवच प्रदान करती है। उदाहरण गाँव के स्तर पर आरोग्य मंदिर और परिदृश्य राजस्थान के एक गाँव में 45 वर्गीय किसान को कोई गंभीर लक्षण नहीं थे। वह पंचायत के पास बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सामान्य जाँच के लिए गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें परिणाम क्या हुआ? वही एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने उसकी शुगर और बीपी की जाँच की जो काफ़ी बढ़ा बढ़ा हुआ निकला। उसे तुरंत मुफ़्त दवाएँ दी गईं। इससे उसे भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक या किडनी फेलियर जैसे से बचा लिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे हम चीज़ों में सुधार लेकर आ रहे हैं, वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है? हम कैसे चीज़ों को अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ठीक है, यही चीज़ इंग्लिश में अभी अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य ये है आपका उत्तर प्रदेश के एक दिहाड़ी मजदूर को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। उसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है जिसका खर्च 2 से 3 लाख है। परिणाम अब हो गया ना यहाँ पे अगर खर्चा आ गया अचानक से है तो वो मजदूर लेकिन 2 से 3 लाख कहाँ से लाएगा? उसके पास आयुष्मान कार्ड है एम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है, बिना एक भी रुपए दिए उसका इलाज होता है, जिससे वह साहूकारों के कर्ज के जाल से ये एक अच्छी चीज़ है, यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि ये तारीफ़ की बात है यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस चीज़ को आपको याद रखना। टीबी उन्मूलन के लिए निश्चय योजना अब निश्चय योजना आपको अब इससे पहले भी हम लोगों ने बात की, ठीक है? टीबी की दवाइयाँ बहुत हैवी होती हैं, यदि मरीज़ को भरपेट पौष्टिक भोजन या प्रोटीन ना मिले तो दवा असर नहीं करती और मरीज़ बीच में ही दवा छोड़ देता है, जिससे साधारण टीबी, एमडीआर टीबी खतरनाक में बदल जाता है, ठीक है? तो टीबी में क्या है आपका न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, टीबी अगर आपको हो गई तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको आपका
भोजन का जो स्तर है वो आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखते हुए जो हमने निश्चय योजना चलाई उसमें हमने पेशेंट के न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है? और साथ-साथ में उनको दवाइयों को कैसे खाना है, वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, ठीक है? तो सरकार हर टीबी मरीज के बैंक खाते में इलाज के दौरान 500 से 1000 प्रति माह सीधे निश्चय पोषण योजना के तहत दे, ताकि वे अंडे, दूध और दाल खरीद सकें और अपने अंदर जो प्रोटीन की कमी है उसको बनाकर रख सकें, ठीक है? साथ ही निश्चय मित्र पहल के तहत आम नागरिक या संस्थाएं टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें हर महीने पोषण किट देती हैं, ठीक है? और निश्चय मित्र के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि सक्षम है उस इलाज को उठा पाने के लिए, वो क्या करेगा, वो किसी एक पेशेंट को गोद लेगा मतलब वो गोद में नहीं बैठाएगा, वो उसको उसके ऊपर जो खर्च होने वाला है, उसके न्यूट्रिशन पे जो खर्च होने वाला है, उसका खर्चा उठाएगा। उसको जो प्रोटीन चाहिए, जो जितने दिन भर में उसके प्रोटीन पे जितना खर्चा आने वाला है, उसको वो व्यक्ति क्या करेगा, निर्वाह करेगा और उस व्यक्ति का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, बट ये है कि ये चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे कितना लाया जा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है? बिहार का एक मज़दूर अब इलाज के लिए दिल्ली के एम्स आता है, तो उसे अपनी पुरानी पर्चियाँ, एक्स-रे या रिपोर्ट की फाइलें साथ लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब वो अपनी सारी रिपोर्ट्स उसने डिजिटल कर दिया है। उसकी आभा आईडी, ठीक है, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से उसका पूरा मेडिकल इतिहास डिजिटल रूप से जुड़ा होता है। दिल्ली का डॉक्टर एक क्लिक से उसकी पुरानी दवाएँ देख सकता है, जिससे बेवजह की दोबारा जाँच का समय और पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक तरह का समय बचाने वाली बात है और लोगों को जो बार-बार चीज़ों को कहीं पे फ़ाइलों में रखना या फिर ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से मुक्ति मिलती है, ठीक है? जो भी पेशेंट है, उनके लिए स काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। बट कुछ हमारे लिए चैलेंजेस भी हैं। वास्तविक आंकड़े के मामले में आउट ऑफ पॉकेट खर्च हो जाता है। आपको पता है कि जब भी कोई गरीब इंसान अगर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो उसके पास वो जो रोज़ 400-500 रुपए कमा रहा है, उसमें से तो 100-200 रुपए तो वो खाना ही खाएगा। 100-200 रुपए वो शायद बचा पा रहा है किसी तरीके से। लेकिन अगर सोचिए अचानक से तबीयत खराब हो जाए, ठीक है? अचानक से कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें शायद 50,000 लाख का खर्चा आ जाए, तो उसकी जो भी सेविंग होगी ना, वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। तो ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है? उदाहरण के तौर दवाइयों और जाँचों का खर्च बीमा में अक्सर कवर नहीं होता है, ठीक है? तो अब छोटी-छोटी दवाइयाँ और बीमारियों को तो हम बीमा में कवर नहीं करते, बीमा तो हमेशा इंश्योरेंस हमेशा क्या होते हैं, वो बड़ी बीमारियों के लिए या बड़े खर्चों के लिए ही होते हैं, ठीक है? डॉक्टर मरीज़ अनुपात में क्षेत्रीय असमानता, डब्ल्यूएचओ का मानक 1000 आबादी पर एक ही डॉक्टर है। भारत का औसत भले ही इस मानक के करीब पहुँच रहा हो, लेकिन वितरण असमान है। दिल्ली या केरल में 500 लोगों पर 1 डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि बिहार या झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 2000 से 3000 लोगों पर भी 1 डॉक्टर मुश्किल से मिलता है। तो ये क्या है, असमानता है, ठीक है? 1000 पे 1000 आबादी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अब जैसे दिल्ली है या केरल है, ये जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे 500 लोगों पर 1 डॉक्टर उपलब्ध है। लेकिन जो ऐसे शहर हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं, ऐसे राज्य हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे 2000-3000 लोगों पे भी एक भी डॉक्टर मुश्किल से नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याएँ यहाँ पे चैलेंजेज़ हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बुनियादी ढाँचों की बात की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ की भारी कमी होती है। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्पेशलिस्ट मिलना मुश्किल होता है। वहाँ पे आपको झोला-छाप डॉक्टर मिल जाएँगे, वहाँ पे आपको ऐसी छोटी-मोटी बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर मिल जाएँगे। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट की बात आती है तो वहाँ पे बहुत कमी देखने को मिलती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये चैलेंजेज़ इंग्लिश में दिए हुए हैं। तो इस चीज़ों को आपको सारी बातें ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे आपका ये लेक्चर भी समाप्त होता है और आपका जो भी सिलेबस है हेल्थ से संबंधित, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? एक छोटी-सी शायद कोई एक टॉपिक है, कोई सी बच्चे ने मैसेज किया था मुझे, वो मुझे याद आ रहा है और वो टॉपिक में भी हो सके तो मैं आपको पढ़ाकर खत्म कर दूँगा, ठीक है? किसी दिन आपका वो भी एक लेक्चर ले लूँगा। तो बस वही एक लेक्चर बचता है मेरे हिसाब से। बाकी आपका सारे सिलेबस जो है हेल्थ से संबंधित वो खत्म हो चुके हैं। अब आप अपने बाकी विषयों पे ध्यान दीजिए और बाकी विषयों की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि वो आपके अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए और आप सब पूरे पीडीएफ को ध्यान से पढ़िए और साथ में वीडियोज़ को देखिए ताकि आपका जो तैयारी है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका लेक्चर से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।